हम सभी जानते हैं कि भारत इस साल 2023 का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और भारत इस बड़े महासम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारतवर्ष को इस पर गर्व है और भारत पूरे जोर शोर और ताकत के साथ इस मेजबानी और अध्यक्षता के लिए लगा हुआ है और जिसका नतीजा है कि अब G20 शिखर सम्मेलन के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन आखिर ये G20 है क्या? इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? इसका इतिहास क्या है? ये पूरी दुनिया के लिए क्या महत्व रखता है और इसको बनने में क्या भूमिका रही और आगे इससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है? ऐसे तमाम सवालों का जवाब आप आज इस वीडियो में पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं CUET हिंदी मीडिया। G20 को समझने से पहले हमें G7 नामक एक ग्रुप को समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि G7 या G20 इस तरह के समूह का सबसे बड़ा उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है, यानी ये इस उद्देश्य पर कार्य करते हैं या कर रहे हैं कि दुनिया में आर्थिक स्थिरता या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। हम सभी जानते हैं कि वैश्वीकरण के फैलने के साथ साथ दुनिया में आत्मनिर्भरता के साथ साथ अंतर्निर्भरता भी बहुत तेजी से बन रही है, यानी इंटरडिपेंडेबिलिटी। एक देश अगर आर्थिक रूप पर अच्छा कर रहा है तो उसका प्रभाव भी दूसरे देशों पर पड़ता है। अगर दुनिया का एक कोना आर्थिक रूप से किसी तरह की समस्या पैदा कर रहा है तो इसका असर भी पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसलिए ये जरूरत महसूस की गई कि ऐसे ग्रुप या समूह होने चाहिए जहां पर खुलेआम खुले मन से बड़े मन से एक दूसरे से चर्चा की जा सके और ऐसे संगठन की स्थापना की जा सके कि आने वाले भविष्य के इन आर्थिक खतरों से बचा जा सके। इसकी शुरुआत होती है G7 से। 70 के दशक के आसपास बना ये समूह, जिसका विचार या जिसका आधार ये था या जिसका कारण ये था कि G7 बनने से पहले अरब देशों ने जो तेल को निर्यात करते थे, बहुत सारे वो देश जो इजराइल के समर्थन में थे, जिसमें बहुत सारे पश्चिमी देश या यूरोप के और अमेरिका जैसे देश थे, उनको तेल निर्यात करने पर रोक लगा दी। इस तेल निर्यात पर लगे रोक के कारण एक बहुत बड़ी एनर्जी क्राइसिस हुई और तब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने यह तय किया कि हमें मिलजुल कर एक ऐसा समूह या संगठन तैयार रखना चाहिए कि हम इस तरह की चुनौतियों से बच सकें या लड़ सकें। इसका नतीजा यह हुआ कि 70 के दशक में G7 समूह बनाया गया। इस G7 समूह में ऐसे देश थे जो विचारधारा के हिसाब से भी एक साथ थे, एक जैसे थे, या पूंजीवादी विचारधारा और लिबरल इकोनॉमीज को मानने वाले देश थे, जिसका मुख्य रूप से एजेंडा यह था कि भविष्य में आने वाले इस तरह के किसी भी खतरे से बचा जा सके। G7 सदस्यों की अगर हम बात करें तो उसमें शामिल देश थे फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, US, UK यानी यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान। अब इन देशों के साथ साथ 1997 में एक और देश जुड़ा, रशिया, और जिसके बाद यह समूह कहलाने लगा G8। G7 अपने हिसाब से काम कर रहा था और चुनौतियों को लड़ने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, परंतु 90 के दशक के अंत समय में पूर्वी एशियाई देशों में कुछ आए आर्थिक मंदी के कारण एक बार फिर दुनिया सहमी और हिल गई। उस मंदी का प्रभाव बड़े बड़े देशों पर हुआ और तब इन G7 देशों को यह महसूस हुआ कि हमें अब दुनिया के हर कोने से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अपने साथ शामिल करना पड़ेगा। इसी का नतीजा यह हुआ कि ये G7 ने तय किया, पहले ही रसिया को शामिल किया जा चुका था, G8 बन चुका था, और अब इन शक्तियों ने यह तय किया कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हमें देशों को जोड़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना पड़ेगा, और इस तरह नींव रखी गई G20 की। तो G20 की औपचारिक स्थापना 1999 में हुई। हालांकि 1999 से 2008 तक केवल मंत्रियों की बैठक होती रहती थी। शिखर सम्मेलन या राष्ट्राध्यक्षों की बैठक 2008 से शुरू हुई। G20 को सुनकर अक्सर लोगों को यह लगता है कि इसमें 20 देश शामिल हैं, पर असल में G20 में केवल 19 देश शामिल हैं और एक समूह या संघ शामिल है, जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं, यूरोपीय यूनियन, जो यूरोप के देशों का एक समूह है। यूरोपीय संघ और 19 देशों के साथ मिलकर बना G20। अगर हम इन मेंबर्स या सदस्यों की बात करें तो इसमें शामिल है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन जिसे हम यूरोपियन संघ कहते हैं, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। के अलावा G7 और रसिया यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, UK, USA, इटली, जापान और रूस भी G20 के सदस्य देश हैं। इन देशों से मिलकर बना यह समूह G20 कहलाया। हालांकि 2023 में जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है तो सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह हुआ है कि पहले ही दिन अफ्रीकन यूनियन को इसकी परमानेंट सदस्यता दे दी गई है। यानी अब G20 में केवल एक समूह नहीं, एक संघ नहीं, बल्कि दो संघ यानी कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकन संघ दोनों एक साथ मिल जाएंगे और अब कुल सदस्यों की संख्या 21 हो जाएगी। G20 दुनिया का बहुत बड़ा समूह है जो आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, सांस्कृतिक और हर तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर एक बड़ा विमर्श पैदा कर सकता है। G20 समूह की बहुत सारी मीटिंग्स में लगातार पर्यावरण के मुद्दे को भी उठाया गया है
और 2023 का जो मुद्दा है उसमें भी ये बहुत मुख्य रूप से शामिल है। आइए अब समझते हैं कि 2023 का G20 सम्मेलन कितना इंपॉर्टेंट है और उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 2023 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता या मेजबानी भारत कर रहा है। इसके साथ एक टैगलाइन दी गई है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत प्राचीन काल से ही पूरी दुनिया को एक परिवार मानता है और इसीलिए हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कही थी कि पूरा दुनिया या पूरी विश्व एक परिवार के रूप में है। भारत की अध्यक्षता से बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाता है। दुनिया के बहुत सारे देश जो ये मानते हैं कि भारत एक उभरती हुई शक्ति या महाशक्ति है, इसको साबित करने के लिए भी भारत की मेजबानी बहुत प्रमुख रोल अदा करेगी। हालांकि अध्यक्षता या मेजबानी करने का जो मौका होता है वो किसी मेरिट के हिसाब से नहीं दिया जाता। ये एक क्रम है जो चल रहा है। जब से G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है तब से किसी न किसी एक देश को इसकी मेजबानी दी जाती है। केवल अमेरिका ही है जो 2 बार इसको होस्ट कर चुका है। इसके अलावा जो 2 देश हैं जो अब तक मेजबानी नहीं की हैं वो है साउथ अफ्रीका और ब्राजील। तो आने वाले 2 शिखर सम्मेलन वही होने वाले हैं। G20 की कार्यप्रणाली में एक ट्रोइका सिस्टम काम करता है, जिस ट्रोइका में 3 देश मिलकर इसको थोड़ा सा कार्यप्रणाली को ठीक से सुगम बनाते हैं। उस ट्रोइका में एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। एक पैर पर होता है प्रीवियस कंट्री जिसने पिछले साल इसको होस्ट किया, एक होती है करंट कंट्री जो इस साल इसको अध्यक्षता कर रही है, और एक होती है नेक्स्ट प्रेसिडेंट यानी अगले साल जो इसकी अध्यक्षता करेगी। ये तीनों मिलकर एक ट्रोइका बनाते हैं। 2008 के बाद पहली बार जब 2008 में एक बार फिर आर्थिक मंदी आई तो पहली बार ये महसूस किया गया कि G20 की केवल मंत्रियों की बैठक नहीं होनी चाहिए बल्कि राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होनी चाहिए। तो जो शिखर सम्मेलन है जिसमें सभी राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठते हैं वो पहली बार 2008 से शुरू हुआ और 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। केवल इन सदस्यों के अलावा यानी केवल ये सदस्य ही इसमें शामिल नहीं होते बल्कि कुछ और भी सदस्य होते हैं जिनको गेस्ट या जिनको हम कहते हैं कि स्पेशल इनवाइटी के रूप में बुलाया जाता है। अगर हम बात करें 2023 के सदस्यों की जिन्हें हमने स्पेशल रूप से बुलाया हुआ है या स्पेशल इन्विटेशन दिया है तो 9 ऐसे देश हैं जिनको स्पेशली भारत ने इन्वाइट किया है। स्पेन के पास तो हर समय एक स्पेशल इन्विटेशन रहता है। इसके अलावा मॉरिशस, बांग्लादेश, यूएई, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, इजिप्ट और ओमान ये ऐसे देश हैं जो 9 देशों को स्पेशली इस बार के G20 शिखर सम्मेलन के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा दुनिया की कुछ और संस्थाएं हैं जो संस्थाएं हमेशा इसकी स्पेशल इन्विटीज रहती हैं या इस मीटिंग में शामिल रहती हैं। इसमें शामिल हैं अफ्रीकन यूनियन जो अब तो इस बार सदस्य परमानेंट हो गया, UNO, WHO, WTO, IMF और आसियान की चेयर कंट्रीज। G20 शिखर सम्मेलन में इस बार भारत ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है जैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन में जो 2 दिनों का ये राष्ट्राध्यक्षों का बैठक है सिर्फ यही नहीं होता बल्कि ये लगभग 2 महीने तक चलने वाला बड़ा प्रोसेस होता है जिसमें मंत्रालय के अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग मीटिंग करते हैं। जैसे वित्त मंत्रियों की अलग बैठक, सांस्कृतिक मंत्रियों की अलग बैठक, लेबर मंत्रियों की अलग बैठक। तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो महीनों तक चलता है। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुई थी। खनिज अगर ऊर्जा मंत्रालय की बात करें मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई थी। इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंत्रियों की बैठक होती है जो एक आम सहमति बनाने पर का प्रयास करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे ग्रुप और भी ऐसी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिससे G20 के सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति बन सके। उदाहरण के लिए जैसे B20 बिजनेस समूह के लोगों की मीटिंग के लिए, C20 उन देशों की जो सिविल सोसाइटीज यानी कि आम जनता सम्मानित लोग हैं उनकी मीटिंग्स के लिए, W20 वुमेन्स यानी कि महिलाओं की मीटिंग्स के लिए, Y20 यानी यूथ या कि जो नौजवान हैं उनकी मीटिंग्स के लिए, और T20 क्रिकेट नहीं बल्कि थिंक टैंक जो होते हैं, विचारक जो होते हैं उनकी मीटिंग्स के लिए ये व्यवस्था बनाई जाती है। एक बात और भी देखी जाती है कि G20 शिखर सम्मेलन में बहुत बार देशों को एक आम टेबल पर आम सहमति बनाने में भी कई बार दिक्कत होती है। जैसे अगर आपको याद हो तो चाइना ने कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में जो एक मीटिंग कराने की बात की गई थी टूरिस्ट की और हमने संस्कृति को दिखाने की कोशिश की थी, उसका बायकॉट किया था। इसके अलावा कई मुद्दों को लेकर जैसे आपको पता है कि रूस के राष्ट्रपति पर एक वारंट है इसलिए वो भी भारत नहीं आ पाए। तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर बहुत सारे देशों में एक सहमति का अभाव भी देखा जाता है, पर फिर भी बहुत सारे वर्षों में G20 ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और अच्छी सफलता हासिल की है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, क्योंकि हमको पता है कि G20 में 85% अर्थव्यवस्था आती है, 2/3 यहाँ पर जनसंख्या रहती है और इसके अलावा 75% दुनिया का वैश्विक व्यापार भी G20 सदस्यों के बीच में होता है।
ऐसे में इन देशों का एक साथ एक टेबल पर बैठना, विचार विमर्श करना, एक एजेंडा बनाना पूरी विश्व कल्याण और विश्व प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। भारत G20 की अध्यक्षता करके काफी प्रसन्न है, काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा है और आने वाले समय में जब ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज होगा तब यह तय हो जाएगा कि भारत की यह पहल या भारत की अध्यक्षता कितना महत्वपूर्ण रंग लाती है। हम सभी भारत की इस अध्यक्षता पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि G20 का ये बैठक या ये सम्मेलन एक सफल सम्मेलन बनकर उभरेगा। एक जानकारी और जाते जाते मैं बता दूं कि जो आयोजन स्थल G20 के राष्ट्राध्यक्षों को बैठ के बातचीत करने के लिए बनाया गया है, उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। इस तरह की और दिलचस्प जानकारियां और G20 से रिलेटेड और महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहेंगे। ये वीडियो कैसी लगी और ये जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।